हेलो एवरीवन, आई एम करण कुमार आर्य। मैं आज आपके लिए क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो पहले टॉपिक से स्टार्ट होता है और टॉपिक का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसने कई सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड की। अब कौन सी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड की वो हम लिस्ट में देख लेते हैं कि अब जैसे कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो गोला बारूद ये सब खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो इसमें बहुत सारा मनी चाहिए, जिससे क्या करा ब्रिटिशर्स ने इंक्रीज टैक्स को बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ाया? अपनी कॉलोनी में। कॉलोनी मीन्स जहाँ वो रूल करते थे, राज करते थे। और वो कॉलोनी कौन थी? इंडिया में टैक्सेस को इंक्रीज़ करा गया और रेवेन्यू लगाया गया, और जो मार्केट में गुड्स थे उनकी जो प्राइसेस थी वो डबल हो गई 1913 से 1918 में। और फोर्स से रिक्रूटमेंट लाया गया, मत मीन्स आपको फोर्स करा जाएगा कि आप क्या करो, आप सेना में भर्ती हो जाओ और हमारे लिए लड़ो। और उसी समय में जो शॉर्टेज हो गई फूड की, क्रॉप सारी फेल हो गई, तो क्या हो गई? फूड की शॉर्टेज हो गई, खाने के लिए खाना नहीं था। और एज वी नो दैट उस समय पर भी एक महामारी आई थी जस्ट लाइक कोरोना वायरस। उस समय में इन्फ्लुएंज़ा वायरस फैला था, तो उससे भी क्या हुआ था, बहुत सारी जानें गई थी। 1921 के सेंसस के दौरान, सेंसस मीन्स जनगणना के दौरान 12 से 13 मिलियन लोग शॉर्टेज ऑफ द क्रॉप्स और फूड्स एंड शॉर्टेज ऑफ द दिस वायरस से 12 से 13 लाख लोग मर चुके थे। तो ये जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए, इससे क्या हुआ ना, लोगों पर गुस्सा हो गया कि आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो, फोर्स रिक्रूटमेंट ला गए हो, डबल हो गई है प्राइसेस। तो उससे नेशनलिज्म की फीलिंग जागने लगी कि इसमें इंडिया के पर्सन्स में। तो अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह टॉपिक आता है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें क्या है, जो महात्मा गांधी थे वो 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। वहाँ काले गोरे का भेद था, उस भेद को वो हटा के आया और सक्सेसफुल फाइट करी उन्होंने, बिना हाथ और अपने पाँव चलाए। वो किसको बढ़ावा देते थे? वो किसकी शक्ति को बढ़ावा देते थे? सत्य की शक्ति को बढ़ावा देते थे, और वो ढूंढते थे सत्य को। और उनका कहना यहाँ था कि यदि कॉज जो आपका उद्देश्य है वो सही है, सत्य है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो असत्य के खिलाफ, तो उसके खिलाफ आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही जी सकते हो। तो महात्मा गांधी ने कुछ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करे थे कई जगहों पे। पहला मूवमेंट था पीजेंट मूवमेंट इन चंपारण इन 1916। 1916 में चंपारण जगह है, पीजेंट मूवमेंट उन्होंने वहाँ करा। उन्होंने क्या इंस्पायर करा पीजेंट्स को कि वो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम को क्या करे, ऑप्रेस करे, स्ट्रगल करे उसके अगेंस्ट। 1916 चंपारण में उन्होंने पीजेंट्स को इसके खिलाफ इंस्पायर करा। अब सेकंड मूवमेंट आता है खेड़ा 1917। ये भी पीजेंट्स का ही था, जैसे कि एज वी नो दैट हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा है कि जो क्रॉप फेल हो गई थी, प्लेग एपिडेमिक आ गया था। तो खेड़ा के जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू पेड नहीं कर पा रहे थे, किसको? लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स को। तो उनकी डिमांड क्या थी? जो कलेक्शन है रेवेन्यू का उसको कम किया जाए। तो इसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया गांधी जी के साथ। और लास्ट जो सत्याग्रह मूवमेंट था गांधी जी का वो अहमदाबाद में हुआ 1918 में। किसके लिए करा था उन्होंने? मिल वर्कर्स के लिए करा था। एज वी नो दैट प्लेग और एपिडेमिक हुआ था उस टाइम पर। तो वहाँ के जो मिल वर्कर थे वो क्या चाहते थे कि यार वेजेस बढ़े हमारी, क्योंकि सारे प्राइसेस डबल हो चुके हैं एज वी नो। तो वो सोच रहे थे कि हमारी वेजेस बढ़े, लेकिन जो मिल ओनर थे वो क्या कह रहे थे, उनको इग्नोर कर रहे थे, दे इग्नोरिंग दैम। ठीक है। तो अब जो ये हो रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था, इतनी नेशनलिज्म की फीलिंग जाग गई थी, तो इसको देखकर अंग्रेज जर गए। तो अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पारित किया, उसका नाम था रोलेट एक्ट। इसको ब्लैक लॉ भी कहा गया, कि इसके दौरान जवाहरलाल नेहरू ने इसको ब्लैक लॉ कहा था।
ये इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको पास किया गया। इसमें जो गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दी जा जाती है कि अगर आप भी कोई नेशनलिस्ट को देख रहे हो धरना देते हुए, तो आप उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दो और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये क्या था, एक रोलेट एक्ट था। तो यार गांधी जी ने डिसाइड करा कि मैं हड़ताल करूँगा। वो लड़ाई तो करते नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ। कहाँ करा, 6 अप्रैल 1919 में। लेकिन 10 अप्रैल को ये मूवमेंट क्या हो गया, वायलेंट हो गया। अमृतसर में पुलिस ने गोली चला दी और मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। मार्शल लॉ मीन्स जैसे जनता कर्फ्यू, लोगों को आने दिया नहीं दिया जाता था। अब आया उसके बाद 13 अप्रैल इन अमृतसर 13 अप्रैल अमृतसर में जो इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वो हो गया। किसकी कमांड में, जनरल डायर की कमांड में। मार्शल लॉ इम्पोज्ड था। तो क्या हुआ, वहाँ फेयर था। अब फेयर में यार वहाँ पर्टिकुलर जगह के इंसान थोड़ी ना आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, और उनको पता नहीं था कि हाँ मार्शल लॉ इम्पोज्ड है। तो वहाँ से लोग आए, उन्होंने फेयर में करा। तो जनरल डायर की कमांड में था ये। जनरल डायर ने कहा हमने तो मार्शल लॉ इम्पोज करा है, तो ये आए कैसे। तो जनरल डायर ने क्या करा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट सारे बंद करा दिए और फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे हजारों लोग की डेथ हो गई। तो अब क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट आया। खिलाफत मूवमेंट क्या था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स को एक हो जाना था। किसके लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। तो अब खिलाफत इश्यू पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो टर्की, ऑटोमन टर्की ने उसमें लड़ाई करी, और वो जिस टीम में था वो टीम हार गई। और टीम कौन सी थी, जिसमें ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन ने एक हार्श ट्रीटी करी वहाँ के खलीफा के साथ। खलीफा कौन होता है, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। मुस्लिम्स का वो गॉडेस मान लीजिए आप। तो उसको बंदी बना लिया गया। तो जो खिलाफत मूवमेंट था वो, तो इससे सारे क्या हो गए, सारे मुस्लिम भड़क गए। और जो खिलाफत मूवमेंट था इंडिया में, वो कौन ले जा रहा था, लेड कर रहा था उसे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो एट कलकत्ता सेशन में 1920 में हुआ था ये। महात्मा गांधी ने क्या करा था, महात्मा गांधी कह रहे थे कि हमें स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, मूवमेंट स्टार्ट करना है। किसके सपोर्ट में, खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में, एज वेल एज और तो और स्वराज के सपोर्ट में। जो खिलाफत कमेटी थी बॉम्बे में बनाई गई 1900 मार्च 1919 में। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, खलीफा की टेम्पोरल पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो अभी हमने पिछले वाले पेज में पढ़ा था। अब इसको हम डीपली पढ़ लेते हैं। तो वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन क्यों। तो क्यों का जवाब अभी हमें मिल जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी हिंद स्वराज किताब जो उन्होंने 909 में लिखी थी, उन्होंने डिक्लेयर करा था। क्या डिक्लेयर करा था, जो ब्रिटिश रूल है वो इसलिए स्थापित हुआ है इंडिया में, इसलिए इस्टेब्लिश्ड हुआ है इंडिया में, क्योंकि जो कॉपरेशन है ना इंडिया का, इंडियंस का, इसलिए ही वो स्थापित हुआ है। और जो वो यहाँ सरवाइव कर रहे, कौन, ब्रिटिशर्स सरवाइव कर रहे हैं। कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इसी कॉपरेशन की वजह से, इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से वो यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। और यदि इंडियन कॉपरेट करना रिफ्यूज्ड कर दे, तो ब्रिटिश रूल एक ही साल में कोलैप्स ख़त्म हो जाएगा और एक साल में हमारे पास स्वराज आ जाएगा। तो महात्मा गांधी ने कहा यार नॉन कॉपरेशन कर लेते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च करा 1920 में। वो क्या था, एक पीसफुल मूवमेंट में था, जिसमें नॉन वायलेंस करना था, नॉन वायलेंस, और प्रोटेस्ट करना था। किसको प्रोटेस्ट करना था, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना था, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और इसमें क्या था, बॉयकॉट करने थे हमें भी, जितने भी ब्रिटिशर्स के चीज़ें होती है वो सब बॉयकॉट करना था। जैसे कि सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, क्वार्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्कूल्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स को बॉयकॉट कर देना था। और सारे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट, हम फॉरेन गुड्स नहीं पहनेंगे। तो इसका एम क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, द मेन एम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, उसका एम, उसका एम था कि हमें अब स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब, स्व मतलब खुद का, राज मतलब रूल,
सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए अब हमें। तो कांग्रेस सेशन में नागपुर में दिसंबर 1920 ये जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था उसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चली। 1919 में क्या हुआ, इश्यूज खड़े हो गए ब्रिटिशर्स के सामने। वॉर में एक्सपेंस मतलब खर्चा होने लगा तो टैक्स बढ़ा दिए गए, फोर्स रिक्रूटमेंट लाया गया, लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती कराया गया, क्रॉप फेल हुई, फेमाइन आया, एपिडेमिक्स हुई। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, कब आए, जनवरी 1915 में आए। और उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई करी थी, काले गोरे के भेद के खिलाफ। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। किसके साथ, सत्याग्रह आइडिया के साथ। 1903 मूवमेंट पढ़ेंगे अब हम। 1916 चंपारण मूवमेंट, सपोर्टेड पीजेंट, पीजेंट को सपोर्ट करा और लड़ाई करी किसके अगेंस्ट, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट। और 1917 दूसरा में मूवमेंट, खेड़ा आंदोलन, इसमें उन्होंने भी पीजेंट को ही सपोर्ट करा कि हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि जो फेमाइन और एपिडेमिक्स है वो अभी चल रहे हैं। और तीसरा जो है अहमदाबाद 1918 में हुआ, इसमें किसको सपोर्ट करा उन्होंने, कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करा कि हमारी वेजेस इंक्रीजेस करो। अब आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919, इसमें क्या था कि आप कहीं पर भी धरना देते हुए दिखोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी 2 साल के लिए। तो रोलेट सत्याग्रह लेके आए हमारे महात्मा गांधी। उसमें क्या हुआ, स्लॉप क्लोज हुई, स्ट्राइक्स हुई और रैलीज निकाली गई। और इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मार्शल लॉ इम्पोज करा, कोई जना इकट्ठा नहीं हो सकता है। और जनरल डायर ने कमांड ले ली। फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का फेयर था। जनरल डायर, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो जनरल डायर ने कहा भाई मार्शल लॉ इम्पोज है, ऐसे कैसे इकट्ठा हो सकते हो। सारे एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए, फिर वहाँ गोली चलाने लग गए। और फिर ये गांधी जी थे एकदम नॉन वायलेंस वाले, तो यहाँ वायलेंस हो गया। तो गांधी जी ने कहा हम ये मूवमेंट बंद करते हैं। अब गांधी जी क्या सोच रहे थे, लॉन्च हो एक मोर ब्रॉड मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट ऐसा लॉन्च हो। तो फ्रॉम इस आइडिया फ्रॉम हिंदू स्वराज, उनका जो आइडिया था, हिंदू स्वराज उनकी किताब थी, उन्होंने कहा अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा जिसमें यूनिटी थी किसकी, हिंदू और मुस्लिम्स की। और एक स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं आपको, गांधी जी का कहना था कि यदि हम जो ये खिलाफत इशू के खिलाफ कहा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा मौका 100 सालों में एक बार आता है जब हिंदू और मुस्लिम्स एक हो जाते हैं। तो वो मौका कौन सा था, वो मौका था खिलाफत मूवमेंट में। तो इसमें क्या होती है, हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी बनती है, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली ने बराबर का हिस्सा लिया था, जिन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी। और खिलाफत मूवमेंट कलकत्ता सेशन में अडॉप्ट किया करा। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, वो जनवरी 1921 में अडॉप्ट करके इसको लागू कर दिया गया। और जो इसके पास के जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको अगले दिन या फिर अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर हेयरिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो। इफ़ you have any doubt on this topic, so please share your doubt in comment section. Thank you.